हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और आज का प्रोग्राम हमने स्पेशली रखा है नेक्स्ट वीक में मार्केट का आउटलुक कैसा रह सकता है। कुछ दो चीज़ें ध्यान से सुनिए। पहली, आपको पता है एबीजी शिपयार्ड मामले में जिस तरीके से बैंकों के पैसे डूबे हैं, और वो जो है कल बाजार के अंदर कुछ असर डाल सकता है। हालांकि मोस्टली जो लोन्स हैं वो एनपीए बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुके होंगे। दूसरा जो है मुद्दा वो इंटरनेशनल है। जिस तरीके से यूक्रेन मसले के ऊपर यूएसएसआर ने जब यूक्रेन को अलग किया था, उसके बाद रशिया के यूक्रेन के साथ जो टेंशन चल रही है, उन सब के मद्देनज़र अब अमेरिका का जो हस्तक्षेप है या जो नाटो है उनका जो हस्तक्षेप है, उससे एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है क्रिएट हो गई है। अब ये दो मुद्दे अलग अलग हैं, किस तरीके से बाजार भी रिएक्ट करेंगे। बाजार वैसे भी देखिएगा अंडरलाइंग बेरिश तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम एसबीआई वाले मुद्दे की। एसबीआई वाला मुद्दा ऐसा है कि इन्होंने अभी सीबीआई को अप्रोच किया कि जी हमारे पैसे मार लिए। अरे वो तो हमें पता है, वो आपके पैसे मार लिए, वो आपने एनपीए भी रिकॉर्ड कर दिए होंगे। और जो आज तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला जो बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एबीजी शिपयार्ड के ऊपर आरोप है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने पैसा जो है निकाल कर जो है कंपनी से अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया और इंडिया से बाहर जो है वो उसका ट्रांसफ़र कर दिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी जो है इसके ऊपर बनता है। कुल मिलाकर तो ये जो कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन बैंकों ने ये जो केस फाइल किया है, इससे एक मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा। नेगेटिव सेंटीमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट पे शायद आपको ज़्यादा देखने के लिए ना मिले, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है बैंकों की तरफ से हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो आज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दी जाती। केवल आप एनपीए का डेटा बता देते हैं, एनपीए आपने कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्या लॉजिक था, कौन से बड़े अकाउंट्स हैं, कहाँ पर आपको चैलेंजेस हैं, वो कुछ भी शेयरहोल्डर्स को नहीं पता चलता। और जब चिड़िया खेत चुग जाती है तब हमें पता चलता है एज ए शेयर होल्डर। तो इस वजह से हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं उसमें एक उम्मीद की किरण जो है दिखाई जा रही थी पिछले क्वार्टर रिजल्ट से, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात होता हुआ नजर आएगा। और एसबीआई अपने देखिएगा लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो एसबीआई और दूसरा जो मेजर बैंक है हमारे बैंक निफ्टी के अंदर, वो आईसीआईसीआई बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। तो ये दोनों बैंक के अंदर अगर हम देखें तो एसबीआई तो आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के बारे में शायद लोगों को खबर थी तो वो थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट कर भी रहा था पिछले 2-3 ट्रेड से। तो कुल मिलाकर ये जो खबर है ये अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये बाजार के ऊपर एक नेगेटिव असर डालेगा। हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन के लिए डाले, बट सेंटिमेंटल जो है बैंकों का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इशू है वो ज़्यादा जो है मामला मुझे लगता है रखता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में तो शायद वो काउंटिंग हो रखी होगी, क्योंकि बैंक जो है हमारे यहाँ पर हमेशा ऐसा साबित हुए हैं कि जिसने लोगों का पैसा जो है बर्बाद किया है। बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पर बैंकों ने पैसा बर्बाद किया है, और कुछ बैंक ही नहीं, पूरा का पूरा जो है रिटेल इन्वेस्टर्स तक को, डिपॉजिटर तक को, सबको लूटने का काम किया। लेकिन देश के कानून इस तरीके के हैं कि डिपॉजिटर को नुकसान नहीं होता, बट शेयर होल्डर को काफ़ी नुकसान होता है। जिस तरीके से आपने लक्ष्मी विलास बैंक में देखा, येस बैंक में अभी तक आप देख रहे हैं कि वो उभरा नहीं, और किस तरीके से शेयर होल्डर्स के करोड़ों अरबों रुपए तबाह हो गए। तो उसी कड़ी के अंदर देखिएगा बैंकों की री रेटिंग बहुत समय के बाद हुई थी कि ठीक है सही वैल्यूएशंस मिलने लगे थे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि दोबारा से कुठाराघात डालेगा। तो अल्टीमेटली ये जो इम्पैक्ट है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये तो आप सब लोग जानते भी हैं, बट इसका कितना असर होगा ये बाजार खुलने के बाद पता चलेगा। तो एक बार तो सडन रिएक्शन हमें लगता है कि आएगा इसका, और ये नेगेटिव असर ही होगा। और अब ये देखना पड़ेगा कि जो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक है, जो बाकी बैंक है इंक्लूडिंग द एक्सिस बैंक, उस पर किस तरीके का असर होगा। हालांकि मैंने कल के अपने एनालिसिस में भी बोला था कि एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों जो है फंडामेंटल वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा चल गए हैं और ऑपरेटर ड्रिवन लग रहे थे। तो हो सकता है कि इन दोनों शेयर्स में आपको पिटाई भी अच्छी होती हुई नजर आए, और आईसीआईसीआई बैंक भी आपको निराश कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन वो 2 दिन पहले आई है, तो मार्केट को जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेती है, थोड़ा सा समय मिल जाता है बाजार को समझने के लिए। बट मुझे लोन डूबने से ज़्यादा ये अहमियत लगता है कि बैंकों के पीछे जिस तरीके से आम पब्लिक का पैसा डूबता है, चाहे वो पीएनबी बैंक
के मामले में था या बाकी बैंकों के मामले में, उसमें जो इन्वेस्टर है उसको अंधेरे में रखा जाता है। और जब इन्वेस्टर अंधेरे में रहता है तो इन्वेस्टर क्या करता है, ऐसे शेयर्स में पोजीशंस बनाने की कम कोशिश करता है। या आगे चल के इसके जो है दूरगामी परिणाम होंगे कि किस तरीके से जो पैसा है वो डूबता है और शेयर होल्डर्स की नज़र में वो नहीं आता, और शेयर होल्डर्स को जिस तरीके से प्रॉपर डिस्क्लोजर होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। हमें लगता है कि रेगुलेटर को भी इस मामले में जो है थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए मामले को। तो वहाँ से भी जो है किस तरीके का आउटकम आता है वो देखते हैं। दूसरा बात करते हैं यूक्रेन वाला मामला, और देखिएगा इस पूरे मामले में हुआ क्या। इस पूरे मामले में कल ब्रेंट क्रूड का भाव $95 पे पहुंच गया। अब जैसे ही $95 पे ब्रेंट क्रूड का रेट पहुंचा, और ये जो टेंशन है वो अभी भी शायद हमें कारगर होती हुई नहीं लग रही, क्योंकि आज जिस तरीके से रशिया और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में जो बातचीत हुई है, उन सब के बीच में देखकर ऐसा ही लगता है कि कुल मिलाकर अभी तनातनी जारी रहेगी। और हमारे लिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि यूएस के मार्केट में जो सेलिंग कल देखने के लिए मिली, यानी कि फ्राइडे के सेशन में जो देखने के लिए मिली, उसका जो इम्पैक्ट है वो एशियन मार्केट्स में भी हो सकता है। तो हमारे लिए दूसरी भी नेगेटिव न्यूज़ इसलिए है कि यूएस मार्केट के अंदर सेलिंग हुई। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ब्रेंट क्रूड के प्राइस है। और ब्रेंट क्रूड का प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ पे कंट्री में महंगाई जो है वो कंट्रोल में है, वो शायद अभी जो है अपने पैर पसारने के लिए तैयार है। और ब्रेंट क्रूड का रेट अगर यहाँ पे बढ़ता है जिस तरीके से $5 बढ़ चुका है 1-2 दिन के अंदर, और हो सकता है कि ये $100 के आसपास भी जाए अगर ये टेंशन बढ़ती है, जैसा मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और हमारी करेंसी के ऊपर। और हमारी कम कंट्री जो है इन्फ्लेशन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो यील्ड रेट है वो नहीं बढ़े हैं अभी तक, क्योंकि सरकार बॉन्ड यील्ड बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बाजार अपने आप बढ़ा सकता है, बात अलग है, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेज हैं, लेकिन आरबीआई ने उसका फॉर्मूला अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो जिसकी वजह से ऐसा मुझे लगता है कि जब वर्ल्ड के मार्केट्स में अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं, तो भाई साहब इंडिया की बॉन्ड यील्ड मार्केट जो है उनको फेवरेबल रिटर्न्स नहीं देगी। तो जो बॉन्ड्स के अंदर निवेश होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, वो सब यहाँ से एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा पैसा जो है इंडिया के बॉन्ड मार्केट से बाहर जा सकता है। और इंडिया की बॉन्ड मार्केट से अगर वो पैसा बाहर जाता है तो वो हमारे रुपी डॉलर की इक्वेशन को बिगाड़ सकता है। और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने के दौरान, या हो सकता है और भी शॉर्ट पीरियड में, आप 78 रुपीज़ का $1 भी आता हुआ देखें। और वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि वहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस और इस दोनों को अगर हम मैनेज करें तो जो आज डीजल या पेट्रोल के प्राइस 15 से 20% का इजाफा हो सकता है, सेम ड्यूटी कट के बावजूद। तो कुल मिलाकर ये जो चैलेंजेस हैं ये हमें लगते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से भी, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड मार्केट से पैसा निकलता है, बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलता है, तो अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी कॉर्पोरेट्स इंडिया से बाहर से सस्ती मनी रेज करते हैं उनके लिए भी एक चैलेंज है। और स्पेशली जो हमारे दिग्गज बैंक्स हैं, क्योंकि वो बाहर से जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फॉरेन बॉन्ड्स में जो पैसा उठाते हैं वो भी एक चैलेंज हो सकता है। तो कुल मिला के जो यूएस के बाहर बॉन्ड यील्ड मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है ही, इसमें तो आप जो है जुटला नहीं सकते। तो अल्टीमेटली रहा जो है आगे चल के हमें लगता है कि जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इतनी आसान नहीं है। और बाजार देखिएगा अपने उच्चतम स्तर पर ही ट्रेड कर रहे हैं। और इंडिया की जो कंपनीज हैं जिन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसमें आप सब जगह देखिएगा मटेरियल की कॉस्ट और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है अदर एक्सपेंसेस में वो देखने के लिए मिला है। 90% से ज़्यादा कंपनीज की जो मार्जिन की परसेंटेज है वो घटती हुई नजर आई है। और कुछ कंपनीज के लिए बढ़िया भी हो सकता है, ओएनजीसी या रिलायंस जैसी कंपनी अच्छा कर सकती है, जहाँ पर कि हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से उनके जो ब्लॉक्स हैं, ऑयल ब्लॉक्स, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो रिफाइनरी मार्जिन हैं वो बढ़ते हुए नज़र आपको आ सकते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे ज़्यादा खराब किसके लिए, मैं वो आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, जिनका जो रॉ मटेरियल भी क्रूड ऑयल के प्राइस पर निर्भर है और दूसरा महंगाई, दोनों तरफ से आता है। तो मुझे लगता है कि जो केमिकल कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंज हो सकता है इस सेक्टर के अंदर, जो कि क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज़ करती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज शायद उनके लिए है। और क्योंकि वो बहुत बढ़िया जो है, आप मान सकते हैं कि बढ़िया वैल्यूशंस पर काम कर रही हैं, बहुत प्राइम वैल्यूशंस पर काम कर रही हैं, तो उनके अगर मार्जिन्स घटते हुए नजर आएंगे तो वहाँ पर एक अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिल सकता है।
उसमें मोस्टली दिग्गज जो है केमिकल कंपनीज हैं। हालांकि उसमें से कुछ वेल नोन कंपनीज हैं केमिकल्स की जो अपने आप को अच्छे से मैनेज किए हुए हैं, हेज किए हुए हैं, उनको छोड़ दें तो मिड साइज की जो कंपनीज हैं उन केमिकल कंपनी से मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के ऊपर भी कोई अच्छा असर तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सरकार ईवी के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट पे ज़्यादा प्रेशर आता है। तो अल्टीमेटली ईवी के लिए जो बाकी रिन्यूएबल जो एनर्जीज के जो सोर्सेज हैं उनके लिए गवर्नमेंट कोई और बेहतर जो है विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट जो भी अभी एनवायरनमेंट है कल बाजार के लिए वो शायद एक नकारात्मकता के साथ शुरू करें। निचले लेवल्स पर अगर हम देखते हैं कि अगर निफ्टी 70,000 के नीचे जाता है 16,500 600 पे, वहाँ पर शायद हो सकता है कि आपको एक अच्छी सपोर्ट मिले 70,000 के नीचे। तो हो सकता है कि आपको 17,000 के नीचे तक भी इस हफ्ते में बाजार देखने के लिए मिले। ऊपरी लेवल्स पर अगर आप देखें तो 70,600 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी। 17,600 के ऊपर ही बाजार चलेगा, तभी आपको कोई भी बेनिफिट जो है देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे तो 38,517 के जो प्राइजेस हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इस बार असर ज़्यादा नेगेटिव हो, क्योंकि इसने आउट परफॉर्म भी किया है और दूसरी बात ये है कि इसके लिए न्यूज़ ज़्यादा ख़राब है। हालांकि बहुत लोगों को मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट मार्जिन्स बैंकों के बढ़ जाते हैं, बट माय डियर इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो बैंक अब उस स्थिति में नहीं है कि अपने NII को नेट इंटरेस्ट मार्जिन को स्प्रेड कर सके, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो लोन लेने वालों की संख्या भी कम हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस बोलते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा जो रहता है, लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मैंने आपको बॉन्ड की बात की, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ा रहे, तो हमारे लिए चैलेंज है। हमारी बॉन्ड मार्केट और हमारी जो करेंसी मार्केट है उसके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वहाँ पर चैलेंज आते हुए नजर आए तो इक्विटी मार्केट तो देखिएगा उसमें नेगेटिवली परफॉर्म करेगा। मैं एज ए इन्वेस्टर जो है अलर्ट रहना जो है ज़्यादा समझदारी वाला काम समझता हूँ। पहले देखते हैं कि ये घटनाएं किस तरीके से घटती हैं, फिर भी जो लो इंटरेस्ट वाली जो कंपनीज हैं उन पे, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा इंपैक्टेड नहीं होती हैं या महंगाई का जिन पे कम असर होता है, उधर ही जो है शायद हमें लगता है डिफेंसिव जो कंपनीज है, लार्ज कैप दिग्गज IT कंपनीज उसके अंदर है, या कुछ सिलेक्टेड जो है फार्मा कंपनीज, हमें लगता है कि वो शायद ज़्यादा इंपैक्ट ना करें। बट ये जो हाई बीटा सेगमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल्स है, इवन अब तो बैंक और NBFCs भी आप देखिएगा चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि कल के जो SBI के एपिसोड के बाद तो चैलेंजेस ज़्यादा हैं। और किसी भी तरीके की जो डिप है वो शायद हमें नहीं लगता कि अब केयर बाय है के साइड जाएगी, क्योंकि इस बार जो डिप है वो शायद परेशान करने वाली हो जाए, क्योंकि कंपनीज के रिजल्ट जो है क्वार्टर मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे पर्सनली। और ऊपर की तरफ पर अगर बाजार जाएगा तो सेल ऑन राइज शायद हमें लगता है, तो सेल ऑन राइज की मार्केट है, बाय ऑन डिप्स नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आप कोई भी अपना फैसला लें वो अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही करें। ये जो एनालिसिस है बिल्कुल एक जनरल आउटलुक मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।